Hello everyone, welcome back to my channel The Siddiqui Code. This is the third video of my channel and this is the continuation of the previous video. And in this video we will going to discuss about Kotlin basics, that how can we write the code in the Kotlin. In the previous video we discussed what is the difference between Java and Kotlin, how we can use Java and Kotlin in the same project, and how Kotlin and Java interoperable. And in this video we will learn about the Kotlin syntax. So let's start the video. So as we discussed in the previous video, this is the Kotlin introduction. Kotlin is a modern trending programming language that was released in 2016 by JetBrains. It has become very popular since it's compatible with Java. I discussed in the previous video how the Kotlin is compatible with the Java and how we can use Java and Kotlin in the same project. So why we are using Kotlin? Because the Kotlin is fully compatible with Java. Kotlin works on the different platforms like Windows, Mac, Linux, Raspberry Pi. And as we discussed in the previous video, Kotlin is concise and safe, and Kotlin is easy to learn, specifically if you already know Java. So these things we already discussed in the previous video. So we will move to the next slide. That what is the agenda of the today's video? The agenda of the today's video, we will learn Kotlin basic syntax, that how we can write code in Kotlin, and we will discuss about Kotlin main method, Kotlin print and println method, and Kotlin var and val keyword, and Kotlin const. So let's code. So हम लोग आ गए हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ. हम लोग देखेंगे कि कॉटलिन के बेसिक सिंटेक्स को समझेंगे कि कोड हम लोग कैसे लिखते हैं, क्या एंट्री पॉइंट होता है और कैसे हम लोग एक आउटपुट अपना एक टर्मिनल पे प्रिंट करवाते हैं, और वो सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो में सीख रहेंगे. हम लोग एक नई फाइल बना लेते हैं विच इज़ third.kt. हम लोग कॉटलिन के कोड को लिखने के लिए कॉटलिन KT एक्सटेंशन की फाइल बनाते हैं. अगर हम लोग को जावा का कोड लिखना होता है तो हम लोग .java फाइल बनाते हैं. अगर हम लोग को कॉटलिन का कोड लिखना है तो .kt फाइल बनाते हैं. तो हम लोग ने third.kt फाइल बना ली है. तो हम लोगों ने जैसे कि पिछली वीडियो में देखा था कि हम लोगों को जावा में क्लास बनानी पड़ती थी कोड लिखने के लिए, लेकिन हम लोग कॉटलिन में बिना क्लास बनाए भी कोड लिख सकते हैं, लाइक दिस. जावा में हम लोगों को सेमीकोलन भी लगाना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे हम लोग को सेमीकोलन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है. और जैसे कि हम लोगों को बार बार अगर हम लोग अब डेवलपमेंट कर रहे हैं और बार बार हम लोग को सेमीकोलन लगाना और हम लोग कहीं सेमीकोलन लगाना भूल जाते हैं, तो उसकी वजह से हम लोग को कंपाइल टाइम एरर आती है, हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल नहीं हो पाता है. तो इससे इस प्रॉब्लम को भी कॉटलिन ने सॉल्व किया. तो हम लोगों को कॉटलिन को कोड में सेमीकोलन की यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो हम लोग इस बेसिक से कोड को समझेंगे सबसे पहले कि कैसे ये कोड वर्क कर रहा है, इसके इस चीज़ को समझेंगे. उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे. तो सबसे पहले हम फन कीवर्ड के बारे में समझेंगे. फन कीवर्ड क्या होता है? फन कीवर्ड होता है हम लोग जब भी हम लोग को कोई फंक्शन बनाना होता है तो हम लोग फन कीवर्ड का यूज़ करते हैं. अब कीवर्ड्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम कीवर्ड्स को समझते हैं. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग को कीवर्ड्स को समझना बहुत ज़रूरी है. कीवर्ड्स होते क्या है? कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड्स दैट हैज़ सम स्पेशल मीनिंग. कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड दैट हैज़ सम स्पेशल मीनिंग. बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अगर आप लोग पहले से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ चुके तो आप लोग को पता होगा, बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, वो रिजर्व कीवर्ड होते हैं. वो हम लोग उनको एज अ क्लास नेम, वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते हैं. जैसे कि और अगर किसी लैंग्वेज में अगर यूज़ करते भी हैं तो उससे कोड इतना रीडेबल नहीं होता. तो हम लोग को कीवर्ड्स को एज अ वेरिएबल नेम और क्लास नेम यूज़ नहीं करना चाहिए. तो बहुत सारे कीवर्ड्स, जैसे जावा में हम लोग प्राइवेट एक कीवर्ड है, पब्लिक कीवर्ड है, प्रोटेक्टेड कीवर्ड है. ऐसे कॉटलिन में भी बहुत सारे कीवर्ड हैं. वैर और वेल एक कीवर्ड है, वाइल एक कीवर्ड है, फॉर एक कीवर्ड है. ये सब सारे एक कीवर्ड हैं क्योंकि सबकी एक अपनी एक स्पेशल मीनिंग है. सब लोग एक अपनी एक स्पेशल मीनिंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं. क्लास एक कीवर्ड है, इंटरफेस एक कीवर्ड है. ये सारे बहुत सारे कॉटलिन में कीवर्ड्स होते हैं. तो हम लोग और सबकी अपनी एक स्पेशल मीनिंग होती है. सब लोग एक स्पेशल चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं. तो हम लोग वन बाय वन चीज़ों को समझते जाएंगे. अभी हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में कीवर्ड्स के बारे में नहीं समझेंगे, जब हम लोग एक एक करके कीवर्ड्स का सीखते जाएंगे. बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं और उनकी अपनी एक स्पेशल मीनिंग होती है. वो अपनी एक स्पेशल पर्पज़ के लिए कोडिंग में यूज़ होते हैं. तो सबसे पहले हम लोगों ने कीवर्ड के बारे में समझ लिया. कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स दैट हैज़ सम स्पेशल मीनिंग. तो प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, वैर, वेल, क्लास, इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्ट, थ्रोज, ट्राई, बहुत सारे कीवर्ड होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. तो हम लोग एक एक करके धीरे धीरे सारे कीवर्ड्स को समझते जाएंगे. तो सबसे पहले हम लोग ने कीवर्ड को समझ लिया. तो हम लोग कीवर्ड में फन भी एक कीवर्ड है. तो हम लोग फन कीवर्ड की बात कर रहे थे. फन कीवर्ड का यूज़ होता है कि जब भी हम लोग को कोई फंक्शन रिटर्न करना होता है, फंक्शन को राइट करना होता है. अब फंक्शन क्या होता है? फंक्शन को हम लोग डिटेल लेक्चर में बनाऊंगा. फंक्शन के लिए मैं एक डिटेल लेक्चर बनाऊंगा जिसमें हम लोग फंक्शन को अच्छे से समझेंगे. आज एक उसकी बेसिक सी डेफिनेशन समझ लेते हैं. फंक्शन क्या होता है? फंक्शन is a piece of code that we will use to perform some special task.
अ फंक्शन इज अ पीस ऑफ कोड दैट विल यूज टू परफॉर्म सम स्पेशल टास्क। ये जो हम लोगों ने ये कोड ऊपर लिखा हुआ है ये भी एक फंक्शन ही है। तो हम लोग अपने प्रोग्रामिंग में बहुत सारे फंक्शन लिख सकते हैं। फंक्शन लिखने के अपने फायदे होते हैं। हम लोग फंक्शन लिखे बिना भी हम लोग कोडिंग कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन हमारे कोड को रीडेबल बनाता है, हम यूजेबल बनाता है, और हम लोग ऊप्स के कॉन्सेप्ट को अचीव कर पाते हैं फंक्शन की हेल्प से। तो हम लोग को फन कीवर्ड का यूज़ करते हैं। हम लोग फन कीवर्ड का यूज़ करते हैं फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए, फंक्शन बनाने के लिए। अगर हम लोग को कोई फंक्शन बनाना है तो उसके पहले फन कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा कॉटलिन में, और फिर उसके बाद फन कीवर्ड के बाद जो भी हम लोग यहाँ आगे लिखते हैं उस फंक्शन का नाम होता है। और उसके बाद जैसे कि ये मेन फंक्शन है, तो हम लोग को कॉटलिन में अपना कोड एग्जीक्यूट करवाने के लिए मेन फंक्शन को लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना मेन फंक्शन लिखे हमारा एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। सबसे पहले हम लोग इसको एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं, फिर देखते हैं कि मेन मेथड का नाम चेंज करके देखेंगे क्या ये एग्जीक्यूट होता है, फिर इसको मेन मेथड पे और डिस्कस करेंगे। तो हम लोग कॉटलिन के कोड को कंपाइल करेंगे। कॉटलिन के कोड को कंपाइल करने के लिए कॉटलिन सी के कंपाइलर का यूज़ करते हैं, और हम लोग जावा के कोड को कंपाइल करने के लिए जावा सी कंपाइलर का यूज़ करते हैं। यह मैं पहले पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि हम लोग कैसे कोड को इंटरऑपरेबिलिटी यूज़ करते हैं और कैसे दोनों कोड के साथ यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही कोड एक बाइट कोड जनरेट करते हैं जो कि JVM के थ्रू रन होता है। तो हम लोग कॉटलिन के कोड को कंपाइल करने के लिए कॉटलिन सी के कंपाइलर का यूज़ करते हैं, और कॉटलिन सी, और फिर हम लोग फाइल का नाम लिखेंगे third.kt। हम लोगों ने कॉटलिन के कोड को कंपाइल कर दिया है, तो हमारे पास एक डॉट क्लास फाइल बन गई है जिसे हम लोग जिसका नाम है third.kt.class। तो जैसे कि जावा के कोड को कंपाइल करने पर हम लोग को जावा की डॉट क्लास फाइल मिलती है जिसे हम लोग बाइट कोड बोलते हैं, वैसे हम लोग को कॉटलिन के कोड को कंपाइल करने के बाद एक बाइट कोड बनता है जिसे हम लोग, वो भी एक डॉट क्लास फाइल होती है। जब हम लोग कॉटलिन के कोड को लिख रहे होते हैं तो हम लोग जो फाइल का नाम लिखते हैं और उसके आगे .kt होता है। तो जब हम लोग कॉटलिन के कोड को कंपाइल करते हैं तो उस फाइल का नाम और प्लस kt उसमें उस फाइल के नेम में ऐड हो जाता है, और डॉट क्लास के एक्सटेंशन से वो फाइल जनरेट हो जाती है। यही डॉट क्लास फाइल का यूज़ JVM करता है हमारे प्रोग्राम को रन कराने के लिए। तो हम लोग इसके प्रोग्राम को रन कराने के लिए जावा third.kt लिखते हैं। ये हमारा कोड प्रिंट हो गया, द सिद्दीकी कोड। तो सबसे पहले हम लोग ने ये देखा कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स दैट हैज सम स्पेशल मीनिंग। हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम में बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, वैर, वेल, क्लास, इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्ट, थ्रोस, टाइप, बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं। तो हम लोग ने फन कीवर्ड को समझा। फन कीवर्ड का यूज़ होता है फंक्शन को लिखने के लिए। और फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन इज अ पीस ऑफ कोड दैट विल यूज टू परफॉर्म सम स्पेशल टास्क। हम लोग बिना फंक्शन के भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन के थ्रू अगर प्रोग्रामिंग करेंगे तो प्रोग्रामिंग करना बहुत ईजी हो जाता है। बहुत सारे हम लोग कोड को रीयूज़ कर सकते हैं, जिससे प्रोग्रामिंग हमारे लिए ईजी हो जाती है। और हमारे अब हम लोग डिस्कस करेंगे मेन मेथड। मेन मेथड क्या होता है? किसी भी प्रोग्रामिंग में हम लोग मेन मेथड तो होता ही होता है। और हम मेन मेथड क्या होता है? मेन मेथड इज वर्क एज अ एंट्री पॉइंट ऑफ दैट प्रोग्राम। मेन मेथड इज एन एंट्री पॉइंट फॉर एन एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मेन मेथड इज एन एंट्री पॉइंट फॉर एन एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अगर हम लोग इस मेन मेथड का नाम चेंज कर देंगे, main.1 कर देंगे, तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा और हमारा आउटपुट टर्मिनल पे प्रिंट नहीं होगा। एक बार हम लोग ट्राई करके देखते हैं इसको। सॉरी, मुझे जावा की आदत है, इसलिए कॉटलिन सी third.kt। हमारा कोड कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। हमारे कोड में कोई भी कंपाइलेशन एरर नहीं है, और हम लोग इसको रन करवाते हैं। तो हम लोग को एक एक्सेप्शन आ गई है, मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास third.kt। प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो हम लोगों ने अपनी फाइल में मेन मेथड को डिफाइन नहीं किया हुआ है, तो इसलिए हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। हाँ, जब भी हम लोग कंपाइल कर रहे हैं, कंपाइल करने के बाद JVM उसे रन कर रहा है। JVM से रन करने से पहले उसे एंट्री पॉइंट चाहिए होता है कि हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना कहाँ से स्टार्ट करना है, तो उसको वो एग्जीक्यूट एंट्री पॉइंट नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ये हमें एक्सेप्शन दे रहा है। तो हम लोग इसको वापस से मेन चेंज कर देंगे। तो हम लोग ये समझ के मेन फंक्शन जो होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो एंट्री पॉइंट होता है। हम लोग ने कॉटलिन के मेन फंक्शन को समझ लिया। मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन इज एन एंट्री पॉइंट फॉर एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर हम लोग मेन फंक्शन नहीं लिखेंगे और मेन फंक्शन का नाम चेंज कर देंगे और हमारी फाइल में कोई भी मेन फंक्शन नहीं होगा, तो हमारा JVM जो है, जो कि प्रोग्राम को रन करता है, वही समझ नहीं पाएगा कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना कहाँ से स्टार्ट करना है। क्योंकि जब भी JVM रन होता है वो सबसे पहले मेन मेथड को भी फाइंड कर देता है, क्योंकि उससे वो पता लगाता है कि हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना कहाँ से स्टार्ट करना है। तो हम लोग जब फंक्शन लिखते हैं तो फन कीवर्ड का यूज़ करते हैं, और उसके बाद हम लोग ने फंक्शन का नाम लिखा और फिर हम लोग पैरेंथेसिस लगाते हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग फंक्शन को लिख रहे हैं, और फिर हम लोग जो भी हमारे फंक्शन के अंदर हम लोग को जो भी टास्क परफॉर्म करना होता है उसको हम लोग ऐसे करली ब्रेसेस में लिखते हैं। तो जैसे कि हमको इस फंक्शन के थ्रू हमें केवल अपने चैनल का नाम प्रिंट करवाना था, तो मैंने प्रिंट लेके हम लोग अपने चैनल का नाम प्रिंट करवा दिया। तो हम लोग फंक्शन के अंदर बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम लोग इसको फंक्शन को डिटेल में ये फंक्शन के स्पेसिफिक लेक्चर में समझेंगे। आज हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग कॉटलिन का बेसिक सिंटेक्स क्या है, हम लोग बेसिक कोड को कैसे लिख सकते हैं। तो हम लोग का फन कीवर्ड हो गया, मेन फंक्शन हो गया। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगर हम लोग को अपने कोड का आउटपुट प्रिंट करवाना है टर्मिनल पे, तो हम लोग कौन सा मेथड का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि आप लोग ने देखा, फॉर प्रिंटिंग द आउटपुट वी यूज टू मेथड्स। वन इज प्रिंट and another one is print ln।
तो हम लोग इस दो फंक्शन का यूज़ करते हैं। ये बहुत ही ईजी फंक्शन है, हम लोग इन दो फंक्शंस का यूज़ करते हैं अपने कोड को प्रिंट करवाने के लिए। दोनों में बहुत ही एक मामूली सा डिफरेंस है। जैसे कि अभी हम लोग प्रिंट एलन फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, और सपोज हम लोग ये काम प्रिंट फंक्शन का भी यूज़ करके कर सकते हैं। हम लोग को बस एक प्रिंट फंक्शन लिखना होता है और इसमें जो के अंदर इस पैरेंथेसिस के अंदर हमें जो भी प्रिंट करवाना था उसको हम पास कर देते हैं। तो हम लोग इसको रन करवा के देखते हैं। तो रन करवाने के लिए हम लोग kotlin c third.kt लिखते हैं और उसके बाद हम इसको रन करवाते हैं। तो हमने इसको रन करवा दिया और हमारा third.kt प्रिंट हो गया। तो हम लोग हमने ये देखा कि ये दास सिद्दीकी कोड प्रिंट हो गया। लेकिन अब हम लोग प्रिंट और प्रिंट एलन में डिफरेंस ये कैसे समझेंगे। सपोज अब हमें एक और लाइन प्रिंट करवानी है, प्रिंट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। अब हम लोग इसको प्रिंट करवा के देखते हैं, फिर हम लोग इसके डिफरेंस को समझेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने इसको अलग अलग लाइन में लिखा, लेकिन फिर भी ये कोड एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है। तो दैट इज़ द मेन डिफरेंस इन द प्रिंट एंड प्रिंट एलन। प्रिंट फंक्शन में हम लोग जो भी कोड लिखते हैं तो वो एक के बाद, जैसे हम लोग ने दास सिद्दीकी कोड प्रिंट हो गया और उसके बाद उसी लाइन में ये प्रिंट फंक्शन लाइन चेंज नहीं करता है, फिर उसी लाइन में हमारा नेक्स्ट कोड प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट तो ये लाइन चेंज नहीं करता है। तो हम लोग को जब लाइन चेंज करवानी होती है तो प्रिंट एलन मेथड का यूज़ करते हैं। हम लोग इसके आगे प्रिंट एलन लिख देंगे। तो हम लोग इस प्रिंट एलन लिखने से क्या होगा, दास सिद्दीकी कोड प्रिंट हो जाएगा और उसके आगे ये एलन का मतलब इसके आगे एक नेक्स्ट लाइन ऐड हो जाएगी। तो जब ये कोड हमारा प्रिंट होगा उसके बाद एक नेक्स्ट लाइन ऐड हो जाएगी, उसके बाद हमारा ये कोड प्रिंट होगा। तो इससे हमारा कोड एक सेपरेट लाइन्स में प्रिंट हो जाएगा। तो हम लोग इसको कंपाइल करते हैं और कंपाइल करने के बाद जब ये कंपाइल हो जाएगा तो इसको रन करवाते हैं third.kt। तो हमारा कोड अब नेक्स्ट लाइन में जो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल अब हमारा नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो रहा है। तो प्रिंट एलन और प्रिंट में यही डिफरेंस है। प्रिंट एलन मेथड जो भी लाइन को प्रिंट करता है उसके आगे एक नेक्स्ट लाइन ऐड कर देता है, तो हमारा कोड जो भी चलेगा वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएगा। लेकिन प्रिंट मेथड हमारे कोड को प्रिंट करेगा, उसका नेक्स्ट लाइन ऐड नहीं करता है। तो जो भी हम उसके आगे लिखेंगे वो हमारा उसी लाइन में प्रिंट होगा। सपोज हम लोग अभी नेक्स्ट लाइन लिखते हैं, प्लीज़ लाइक माई वीडियो। तो ये जो हमारा कोड चलेगा ये सेम प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल के आगे ही प्रिंट हो जाएगा। तो हम लोग इसको रन करवा के देखते हैं। kotlin c third.kt और हम लोगों ने इसको कंपाइल कर लिया है। अब हम लोग इसको रन करवा के देखते हैं, java third.kt। ये देखिए दास सिद्दीकी कोड पहले प्रिंट हुआ, फिर नेक्स्ट लाइन क्योंकि हमने प्रिंट एलन लिखा था तो इसका नेक्स्ट लाइन ऐड होगी, तो हमारा कोड चला प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। लेकिन प्रिंट फंक्शन जो है वो आगे नेक्स्ट लाइन ऐड नहीं करता, तो हमारा नेक्स्ट लाइन का कोड उसी लाइन में प्रिंट हो गया, प्लीज़ लाइक माई वीडियो। तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो इसके आगे ऐड हो गया। तो इस तरीके से प्रिंट और प्रिंट एलन फंक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं। अगर हम लोग को नेक्स्ट लाइन में कोड प्रिंट करवाना होता है तो हम लोग प्रिंट एलन का यूज़ करते हैं। अगर हम लोग को सेम लाइन में कोड प्रिंट करवाना है तो प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो हम लोगों ने कीवर्ड समझ लिया, कीवर्ड समझ लिया, फंक्शन समझ लिया और प्रिंट और प्रिंट एलन फंक्शन में डिफरेंस समझ लिया। तो हम लोग ने जैसे डिस्कस किया था, हम लोग kotlin वेर और वेल को समझेंगे। वेर और वेल भी एक कीवर्ड है और हम लोग उनका यूज़ वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए करते हैं। तो वेर और वेल को समझने से पहले हम लोग समझेंगे वेरिएबल क्या होते हैं। व्हाट इज़ वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग। तो वेरिएबल को समझेंगे, वेरिएबल क्या होते हैं। तो जब भी हम लोगों को अपने प्रोग्राम में कोई भी वैल्यू, जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, जब भी हम लोग अपने प्रोग्राम में कोई वैल्यू को मैनिपुलेट करना होता है, लाइक हम लोग को एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें दो वैल्यू मिलेंगी और उसका सम परफॉर्म करना है, हमें उसका एडिशन परफॉर्म करना है, तो हमें उसके लिए दो वैल्यू चाहिए होंगी, एक ए और एक बी। सब उस दो वैल्यू चाहिए होंगी, एक 4 है एक 5 है। हम दोनों को हमको इसका सम प्रिंट करवाना है और इसका सम कैलकुलेट करना है और इसका सम प्रिंट करवाना है। तो अगर हम लोग को कोई भी काम करवाना है इन दो वैल्यू को लेकर, तो हमें इन दो वैल्यू को कहीं ना कहीं हमारे मेमोरी में स्टोर करना पड़ेगा। चलिए हम लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल से इस चीज़ को समझते हैं। सपोज हमें एक अपना घर बनवाना है और हमने उस घर को ठेके पे दे दिया है, तो उसमें अगर काम करने वाले आते हैं तो उनको जगह चाहिए होती है रहने के लिए, खाना बनाने के लिए और वहाँ पे काम करने के लिए। वैसे ही हम लोग प्रोग्रामिंग में वेरिएबल भी होते हैं। अगर हम लोगों को कोई भी टास्क परफॉर्म करना है किसी दो चीज़ों पे, जैसे कि अगर हमारा सम का प्रोग्राम है तो हमें दो वेरिएबल का सम करना है, तो हमें दो वैल्यूज़ चाहिए होंगी। तो दो वैल्यूज़ को हमें जो चाहिए होंगी उसको हमें कहीं ना कहीं स्टोर भी करवाना पड़ेगा मेमोरी में। और अगर हम लोगों को कोई प्रोग्राम है जिसका हम लोग को 3 वैल्यू है, तीनों को मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कराना है, तो हमें उन 3 वैल्यू को अपने प्रोग्राम में स्टोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं। वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर द वैल्यूज इन द प्रोग्राम। नाउ द सेकंड क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई वी कॉल्ड इट वेरिएबल। एज वी नो वेरिएबल मीनिंग इज चेंजेबल because why we are saying is variable, because it is changeable.
we can change the value. Suppose in the starting we store in 2 in the first variable, and after some time we want to store 5 in that variable, so we can store multiple values in that variable. What is variable in programming? Variables are used to store the values in the program. Why we called it variable? Because the meaning of the variable is changeable. So जैसे जैसे हम लोग प्रोग्राम में हम लोग कोई कोड लिखेंगे, पहले हम लोग उसमें 2 स्टोर कराएंगे, अगर बाद में हमें उसी वेरिएबल में 4 स्टोर कराना होगा तो हम लोग उसमें उसी वेरिएबल में 4 स्टोर करा देंगे, तो हमारा उस वेरिएबल में 4 स्टोर हो जाएगा, तो हम लोग उसको वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग उसको वेरिएबल बोलते हैं। और तो वेरिएबल लिखने के लिए हम लोगों को वेरिएबल का नाम भी देना पड़ता है, एंड उसके लिए हम लोग समझेंगे व्हाट इज़ वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम इज रिफर टू द लोकेशन ऑफ द मेमोरी। तो हम लोग जैसे हम लोग सबसे पहले वेरिएबल को पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। वेरिएबल क्या होता है? जब भी हम लोगों को प्रोग्राम में कुछ भी वैल्यूज़ यूज़ करनी होती हैं, तो हमें यूज़ करने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ता है, तो हम लोग उसके लिए मेमोरी एलोकेट करनी पड़ती है। तो मेमोरी एलोकेट करने के लिए हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं। तो वेरिएबल बनाते हैं तो उसके लिए हम लोग वेरिएबल बनाने के लिए हम लोग वेर और वेल कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ध्यान से मैंने बताया था कीवर्ड्स आर द स्पेशल वर्ड विच हैज सम स्पेशल मीनिंग। तो वेर और वेल भी एक कीवर्ड है जिनकी स्पेशल मीनिंग है, जिनका यूज़ वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए होता है। अब हम लोग को वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए वेरिएबल का नाम भी देना पड़ता है। और हम लोग नाम क्यों देते हैं? क्योंकि मेमोरी लोकेशन जो कि होती है, जो कि हेक्साडेसिमल फॉर्म में होती है, हम लोग मेमोरी लोकेशन को बार बार रिमेंबर नहीं कर सकते। सपोज हम लोग का प्रोग्राम बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसमें 1000 और 5000 लाइन्स हैं, तो हम लोग हर एक मेमोरी लोकेशन को याद नहीं रख सकते। तो हम लोग उसके लिए हम लोग उस मेमोरी लोकेशन को एक नाम दे देते हैं। तो हम लोग उस मेमोरी लोकेशन को उस वेरिएबल नेम के थ्रू रिफर करते हैं। तो हम लोग वेरिएबल नाम ऐसा देते हैं जो कि हम लोग को याद रहे कि इसी ये वेरिएबल नेम इससे रिलेटेड है। धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ेंगे, इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझते जाएंगे और इसको इंप्लीमेंट करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग के वेरिएबल के बारे में अपने पढ़ लिया। वेरिएबल क्या होता है प्रोग्रामिंग में, वेरिएबल का यूज़ क्यों होता है, वेरिएबल का नाम हम लोग को क्यों देना पड़ता है, वह हम लोग इसे वेरिएबल क्यों बोलते हैं। तो सपोज़ अब हम लोगों को ये प्रोग्राम है, इसमें हम लोगों को वेरिएबल डिक्लेयर करना है, क्योंकि हम लोगों को 2 वैल्यूज़ लेनी है, उसका सम परफॉर्म करना है। तो मैं आप लोग को एक अलग फंक्शन बना के दिखाता हूँ कि हम लोग एक फंक्शन भी कैसे बनाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने फन कीवर्ड को भी इधर ही इसमें समझा है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि हम लोग एक फंक्शन कैसे बनाते हैं जो कि हम लोग के 2 वैल्यूज़ लेगा और सम को प्रिंट करेगा। तो सबसे पहले हम लोग फन कीवर्ड लिखते हैं। मैंने बताया था फंक्शन को लिखने के लिए फन कीवर्ड का यूज़ करते हैं। और हम लोग को जैसे अब यहाँ पे इसके बाद फंक्शन का नाम देना होता है, तो हम लोग को फंक्शन में ऐड परफॉर्म करवाना है, एडिशन परफॉर्म करवाना है, तो उसका नाम हम लोग एडिशन दे देंगे। और एडिशन के बाद हम लोगों को इस फंक्शन में 2 वैल्यूज़ चाहिए होंगी, तो हम लोग 2 वैल्यूज़ चाहिए होंगी, तो हम लोग ए वैल्यूज़ ले लेंगे जो कि इंट टाइप की होगी। अब हम लोग इंट और फ्लोट और डबल और स्ट्रिंग सबके बारे में अगले लेक्चर में बात करेंगे। ये एक डेटा टाइप है और हम लोग डेटा टाइप के बारे में अगले लेक्चर में बात कर रहे होंगे। तो अभी के लिए आप लोग को समझ लीजिए कि हम लोग को 2 वैल्यूज़ चाहिए जो कि इंट टाइप की हैं। इंट मीन्स नंबर टाइप की हैं, तो बी 2 वैल्यूज़ चाहिए। हम लोग ने 2 वैल्यू यहाँ पे ले ली। अब हम लोगों को सम प्रिंट करवाना है। तो सम प्रिंट करवाने के लिए हम लोग प्रिंट जो करवाना है सबसे पहले, तो हम लोगों ने जब सम प्रिंट करवाना है तो हम लोगों को सम को स्टोर करने के लिए भी एक वेरिएबल चाहिए होगा। तो हमने एक वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, वेर और वेल कीवर्ड का यूज़ करके। तो वेर कीवर्ड का यूज़ करके हम लोग वेरिएबल बना लेंगे। तो उस वेरिएबल का नाम सी रख देंगे। तो सी में हम लोग ए और प्लस बी करेंगे, तो जो भी हमारा ए और प्लस बी, ए में भी जो वैल्यू होगी, बी में भी जो वैल्यू होगी, वो हमारे सी में स्टोर हो जाएगी। तो हम लोग अब इसको प्रिंट मेथड का फंक्शन का यूज़ करके तो हम लोग अब इसमें प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके इसको प्रिंट करवा लेंगे। तो द सम ऑफ ए एंड बी इज सी। तो हम लोग अब सम को प्रिंट करवा लेंगे। अब हम लोग इस फंक्शन को कॉल कहाँ से करेंगे, यहाँ से मेन फंक्शन से, क्योंकि मेन फंक्शन ही हमारा एंट्री पॉइंट है, वहीं से हमारा कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। एडिशन में हम लोग 2 और 4 पास करते हैं, 2 और 4 पास कर देंगे। तो हम लोग इस कोड को रन करा के देखेंगे। रन कराने के लिए हम लोग कॉटलिन सी कंपाइलर का यूज़ करेंगे और इसको रन करा देंगे। और इसके बाद जावा का यूज़ करके इसका कोड का आउटपुट हम लोग टर्मिनल पे देख पाएंगे। द सम ऑफ ए एंड बी इज 6। तो हम लोगों ने क्या किया, एक फंक्शन बनाया जो कि एडिशन परफॉर्म करेगा। इसके लिए हम लोगों ने ए और बी 2 वैल्यूज़ ले ली। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोग को 2 वैल्यूज़ जो ली हैं हमने, उसका सम प्रिंट कराया, तो उसका हम लोग को सम का जो आंसर मिलेगा हमें कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर करवाना पड़ेगा, क्योंकि बाद में हमें उसका यूज़ करना है। हम लोगों ने उसका यूज़ यहाँ पे किया, उसको प्रिंट करवाने के लिए। तो हम लोगों ने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, तो हम लोगों ने ऐसे सम को प्रिंट करवा लिया। अब वेल का यूज़ क्यों करते हैं, वेर का यूज़ क्यों करते हैं, अब हम लोग इस चीज़ को समझेंगे। दोनों वेर एंड वेल बोथ वी यूज्ड टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स। बोथ वी यूज टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स। हम लोग जैसे हम लोग को एक इंटीजर वैल्यू, एक नंबर स्टोर कराना है, तो हम लोग वेर लिखेंगे और उसका कुछ नाम दे देंगे, क्योंकि ये नाम मेमोरी लोकेशन को रिफर करता है। और हम लोग यहाँ पे एक नंबर स्टोर करवा देंगे और वेल हम लोग लिखेंगे और वेल लिख के बी लिख देंगे और यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल हम लोग स्टोर करवा लेंगे। अगर हम लोग इसको प्रिंट करवाएंगे तो हम लोग को जो वैल्यू हमने स्टोर करी होगी वो प्रिंट हो जाएगी टर्मिनल पे। तो हम लोग इसको एक बार चला के देख लेते हैं। सबसे पहले मैं अपने टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद कॉटलिन सी का यूज़ करके हम लोग इसको रन करवा लेते हैं और इसके आगे
प्रिंट करवाते हैं, जावा थर्ड ईडी। तो यहाँ पे हम लोगों का पहले सम प्रिंट एडिशन प्रो, तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि मेन फंक्शन हमारा एंट्री पॉइंट होता है, तो सबसे पहले ये लाइन कॉल हुई, हमारा ये कोड चला, और उसके बाद हम लोगों ने 2 नंबर पास किए थे, तो ये हमारा ये कोड प्रिंट हो गया। और उसके बाद हम लोगों ने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम ए है, तो जो कि 12 कंटेन कर रहा है मेमोरी में, और दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया वैल का यूज़ करके जो कि 15 कंटेन कर रहा है। तो हम लोगों ने दोनों को प्रिंट करा के देखा, तो 12 और 15 प्रिंट हो गया। इसका मतलब दोनों में वैल्यू सक्सेसफुली स्टोर हो गई है। तो अब हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वैर, वैल और कॉन्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर मैंने इस वीडियो में ही इसको डिस्कस किया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग वैर, वैल और कॉन्स्ट के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। तो हम लोग वहाँ देखेंगे कि वैर और वैल में क्या डिफरेंस है, और फिर हम लोग देखेंगे वैल और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है। तो बाय गाइज, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। बाय। I hope you like my video. If you like the video, please hit the like button, and if you didn't subscribe my channel, please press the subscribe button, and please hit the bell icon so you will be get notified whenever I post a new video. Bye everyone.